नमस्कार दोस्तों, आज की शाम एक बार फिर से हम आ चुके एक नए पॉडकास्ट के साथ। और आज के जो अपने मेहमान है वो बहुत ही खास हैं, क्योंकि एक स्टेशन अधीक्षक के साथ साथ शायर भी हैं। मेरा नाम उत्तम कुमार शोला हुआ और मैं बेसिकली झारखंड से बिलोंग करता हूं, लेकिन 10-12 सालों से मैं यूपी में रह रहा हूं और इस कर्नलगंज रेलवे स्टेशन पे मैं स्टेशन अधीक्षक के पद पे कार्यरत हूं। और इसके साथ साथ थोड़ा सा मेरा शौक या ज़ौक़ कहिए कि शेर व शायरी की तरफ भी है और ये मेरे दिल को खुश करने वाली चीज़ है। इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी में अपने काम के साथ-साथ इसे भी मैं साथ लेकर चलता हूँ। आपके अंदर से जो एक शायर का चेहरा निकला, तो ये क्या बचपन से था कि नौकरी के बाद ये चीज़ें आई? दरअसल मुझे आर्ट के सेक्टर में कुछ करना था, लेकिन ऐसा होता है कि बचपन में या फिर यंग स्टेज में ऐसा होता है, परिवार वालों का दबाव होता है कि सबसे पहले आप अपने लाइफ को सेटल करें और दैट मीन्स कहीं कोई जॉब करे, अच्छा बिजनेस करे। और जब इन सब चीज़ों से आप सेटल हो जाते हैं तो फिर लगता है कि जो अपना पैशन है उसे करना चाहिए। तो मुझे बचपन से ये था कि मैं कुछ आर्टिस्टिक करूं और इसलिए जब मैं जॉब में आ गया मुझे लगा कि नहीं, अब मैं अपना पैशन जो है उसे फॉलो करना चाहिए। तो मैं इसे शुरू किया हूँ और ईश्वर की कृपा है, ऊपर वाले की कृपा है कि बहुत अच्छे लेवल से चल रही है शेर व शायरी और ऊपर वाला चाहा तो फिर और किसी मकाम पे नजर आएंगे। सर, आपसे अभी कुछ देर पहले जो हमारा पॉडकास्ट से पहले आपसे बातचीत हो रहा था, तो आपने वहाँ पे एक बात बताई थी कि आपके नेम के पीछे जो टाइटल है, इस टाइटल के पीछे एक बहुत दिलचस्प कहानी है। दरअसल हमारे वालिद भी बहुत अच्छे शायर हुए, बहुत अच्छे लेखक भी थे, बहुत दूर दूर तक उनकी शोहरत था, मकबूलियत थी उनकी। तो उनके उस्ताद मोहम्मद आरिफ रज़ा साहब ने उनको शोला की उपाधि दी थी और उन्हीं के सम्मान में हम पूरे परिवार शोला टाइटल लगाते हैं, ताकि वो भी हमारे बीच कहीं ना कहीं जिंदा रहे, हम अपने वालिद को भी हमेशा याद रखें और ये महसूस करें कि वो हमारे साथ हमेशा है और उनके इस ब्रांड को, उनके इस टाइटल को और ऊंचाई तक ले जाएं। ये कहीं ना कहीं मोहम्मद आरिफ साहब के जी ज़रूर याद में और उन्हें कहीं ना कहीं दर्शाता है ये टाइटल। जी जी जी। सर, आपकी जो बचपन की कहानी क्या रही है कि किसी आप बड़े कॉलेज से, या फिर जैसा कि आजकल गांव में कहते हैं कि अगर बड़ा जॉब लेना है, बड़ी नौकरी लेना है, आपको बड़े सक्सेस आपको अचीवमेंट करने हैं, तो आपको एक हाई प्रोफेशनल वाले कॉलेज में पढ़ना होगा, या फिर प्राइमरी वाली स्कूल में पढ़ के भी वो बच्चा यहाँ तक पहुँच सकता है? दरअसल मेरी पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक अच्छे स्कूल में हुई है और बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ अच्छे माहौल में पले बड़े हैं और मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि और बेहतर से बेहतर माहौल को टच करें। और इसलिए मैं अभी फ़िलहाल झारखंड के बाद मैं यूपी में रह रहा हूँ और देखिए ऊपर वाला क्या चाहता है, कहीं और किसी मकाम पे नज़र आए। तो स्कूलिंग भी अच्छी हुई है, कॉलेजेस भी अच्छे हमारे रहे, कॉलेज लाइफ भी अच्छी रही है और मैं फिर यहाँ के बाद फिर MBA वगैरह भी मैं चेन्नई से किया हूँ। तो ये सब चीज़ें आज भी चल रही है, पढ़ने का शौक़ है शुरू से, तो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं और आखिर में फिर ये शौक़ लगा कि नहीं, अपना जो पैशन है शेर व शायरी है इसे भी ज़िंदा रखना चाहिए, तो फिर मैं इस क्षेत्र में भी काम कर रहा हूँ। तो सर, अभी आपने बताया कि MBA भी आप किए हैं, तो आपने जॉब के साथ MBA किया था कि जॉब से पहले ही? नहीं, मैं जॉब में आने के बाद मुझे ये लगा कि मुझे और बेहतर एजुकेशन लेनी चाहिए, तो मैं जॉब में आने के बाद MA भी किया हूँ नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से और फिर मैं चेन्नई विनायका मिशन यूनिवर्सिटी से MBA भी किया हूँ। अच्छा, तो आपने जॉब के साथ साथ दोनों जी चीज़ें की। जी जी। और सर, जैसे कि हॉस्टल लाइफ होती है, हम लोग भी हॉस्टल में थे जी और अभी M.Tech चल रहा है, तो हॉस्टल की लाइफ हम लोग भी जी रहे हैं। जी जी ज़रूर। तो हमारे जैसा आप लोगों की भी लाइफ हॉस्टल की थी या फिर कुछ अलग था? नहीं, कुछ सालों तो हॉस्टल में रहना पड़ा। जब कंपटीशन के दरमियान मैं पटना में रहा तो माँ शारदा बॉयज़ हॉस्टल में करीबन 3-4 साल रहना पड़ा मुझे, मैं रहा हूँ। देखिए, हॉस्टल की लाइफ अगर आप चाहें तो इस बात से समझें कि बहुत एंजॉय करने वाली लाइफ होती है
या फिर आप अगर चाहे कि ये टाइम मुझे एक तपस्या करने के लिए मिला है, कुछ मुझे इस तपस्या को करके मुझे कुछ फल पाना है, तो आप फिर कंसंट्रेट होकर आप वहाँ पढ़ सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वहाँ पे एंजॉय करना चाहते हैं कि आप पढ़ना चाहते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको वहाँ पे कई तरह के लड़के मिलेंगे, कुछ पढ़ने वाले भी मिलेंगे, कुछ एंजॉय करने वाले भी मिलेंगे। तो आपको क्या करना है ये आपको डिसाइड खुद करना पड़ेगा। क्योंकि सर हॉस्टल में होता भी है, रात को देखते हैं बच्चे 2-2 3-3 बजे तक मूवी देखना, फिर दिन में सोना, क्लासेस बंक करने के। आपने भी ऐसा किया है? देखिए बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि बहुत सारे लड़के आपको समझ में नहीं आएंगे। बहुत सारे लड़के दिखा के पढ़ते हैं और बहुत सारे लड़के छुपा के पढ़ते हैं। कुछ लड़के आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो कभी पढ़ते आपको नजर नहीं आएंगे, लेकिन पता चलेगा कि जब उसके रूम के सभी स्टूडेंट सो जाते हैं, उसके हॉस्टल के सभी स्टूडेंट सो जाते हैं, तब वो पढ़ते हैं। और जब दिन में वो जागते हैं सभी स्टूडेंट, तो वो सोते हुए नजर आते हैं। तो स्टूडेंट के कई रूप होते हैं, हम लोगों ने देखा है। बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट को मैंने देखा है और बहुत मेहनती स्टूडेंट को मैंने देखा है। ये जानने समझने की बात है, कौन क्या समझ पाता है, कौन क्या जान पाता है। और चूंकि पढ़ने जाते हैं तो मोस्टली लड़के अपने अपने हिसाब से पूरी कोशिश करते हैं पढ़ने की और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। सर कॉलेज लाइफ में कुछ जैसे कि अक्सर होता है आजकल के युवाओं में, तो कुछ लव एंगल कोई थी वो कि जिसके साथ? देखिए ऐसा कुछ नहीं है। प्यार मोहब्बत इश्क ये सारी चीज़ें अपनी जगह में बहुत सही है, देखने को बहुत सारी चीज़ें मिलती है, लेकिन आपकी लाइफ इस ओर जाती है कि आपने ज़िंदगी में हासिल क्या किया है। अगर मोहब्बत है तो आपको हासिल नहीं हुई है, तो कभी कभी लगता है कि फिर वो मोहब्बत ही नहीं है अगर आपने हासिल नहीं किया तो आप जो हासिल करते हैं फिर वही लाइफ में आपके लिए मायने रखता है, बाकी सब चीज़ें छूटती चली जाती हैं। आगे उस टाइम पे पढ़ना है तो पढ़ लो, नहीं तो बिल्कुल। और सक्सेस हो गए तो इसके लिए तो पूरी जिंदगी है। जी। तो सर की जो है कॉलेज लाइफ, हॉस्टल लाइफ, उसके बारे में तो आप लोगों को जानकारी मिला ही। और सर अगर किसी को स्टेशन अधीक्षक बनना है तो यहाँ तक जो पहुँचने का अगर कुछ आप बता सके कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या एजुकेशन जरूरी है? देखिए पहले तो ग्रेजुएशन करना ही पड़ता है, ग्रेजुएशन लेवल की एग्जाम है और इसके बाद कुछ सालों तक कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे रेलवे में आज की तारीख में इतने ज़्यादा स्टूडेंट की भीड़ है कि आप देख के घबरा जाएंगे। अगर आपके अंदर पोटेंशियल नहीं है तो आप देख के घबरा जाएंगे। 30 लाख 40 लाख लड़के 100-200 वैकेंसीज के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो ये सब बहुत मायने रखता है कि आपका हौसला, आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल का है। आप वो भीड़ को देख के घबरा गए तो कभी आप कॉम्पिटिशन को क्रैक नहीं कर पाएंगे। अगर आप में हौसला है, आप चाहेंगे कि मुझे एक ही सीट चाहिए, मुझे उसके लिए ही लड़ना है, उसके लिए ही पढ़ना है, तो फिर आप कर जाएंगे। तो कुल मिला के आपके अंदर लगन होनी चाहिए, बिल्कुल, और धैर्य होना चाहिए। बिल्कुल, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है लक्ष्य के प्रति। बिल्कुल। तो सर इसका रेलवे अलग से एग्जाम करवाता है कि या फिर? नहीं, ये रेलवे का स्पेशल एग्जाम्स होता है, स्टेशन मास्टर, गुडगार्ड, टीएसी, ये बहुत सारे एग्जाम है रेलवे ये सब होती है, उसे क्वालिफाई करने के बाद। जी। सर जैसा कि आप स्टेशन अधीक्षक हैं और उसके साथ साथ आप एक शायर भी हैं, तो अगर दोनों की जिंदगी देखी जाए तो एक तरफ जहां जिम्मेदारी होती है और दूसरी तरफ अगर एक शायर की जिंदगी देखी जाए, तो अगर आपको एक भी शब्द लिखने हैं तो उस शब्द को कहीं ना कहीं महसूस पहले करना होगा, फिर आप कलम से लिख सकते हो। तो आप ये दोनों लाइफ कैसे मेंटेन करते हो? देखिए हमारी जो जॉब होती है वो 8 घंटे की होती है और यकीनन वो बहुत जिम्मेवारी भरा होता है और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जब हम जॉब में रहें तो जो हमारी जिम्मेवारी है उसको पूर्णतया निभाया जाए और बड़ी लगन के साथ वहाँ पे अपना काम 8 घंटे का किया जाए। लेकिन वो 8 घंटे के काम करने के बाद अगर आप ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ और बेहतर करना चाहते हैं, तो आपके पास टाइम है, आप कर सकते हैं। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि जो हमारा पैशन है उसको ही आगे बढ़ाया जाए और यकीन मानिए तो ये शेर व शायरी जो है ये उस स्टेज की ही चीज़ें हैं जब आप ज़िंदगी में स्टेबल हो जाते हैं और इस हालात में पहुंच जाते हैं कि आप शेर व शायरी को समझ पाएं, महसूस कर पाएं। ये शेर व शायरी बहुत उम्दा चीज़ है, बहुत बड़ी फ़न है। ये मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये यकीनन शायरी इतनी खूबसूरत फ़न है कि बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े हस्ती वाले लोगों ने, बड़े बड़े नवाबों ने इसे पसंद किया है और बहुत अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे लोग इसको समझते हैं, सुनते हैं और लिखने का भी शौक रखते हैं।
आपने भी हाल ही में सुना होगा, एक हमारे डॉक्टर हरिओम है जो आईएएस हैं और वो भी बहुत अच्छी उम्दा शायरी करते हैं। ये हम लोगों के लिए एक जीता जागता उदाहरण है। कई डीआईजी हुए हैं, कई ऑफिसर्स हुए हैं। हमारे रेल में भी एक हमारे सर थे, सीनियर डीपीओ सर थे मनोज कुमार, जो बहुत ही अच्छे शायर हैं। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती है कि ये बाकमाल फ़न है और इसे समझना चाहिए, जानना चाहिए, सुनना चाहिए। ज़िंदगी में एक अलग सी खुशी मिलती है, एक अलग सी महसूसात होते हैं, जिसे लगता है कि नहीं, जानना चाहिए। कोई एक ऐसा लड़का है जो अभी अपने स्टार्टअप एजुकेशन में है और अगर वो शायर बनना चाह रहा है, अगर उसे शायर बनना है तो क्या चीज़ें अपनी ज़िंदगी में बदलाव करना चाहिए? देखिए, शायर कोई बनना नहीं चाहता है या फिर बनना चाहता है, ये मायने नहीं रखता है। हाँ। मायने रखता है कि जब आपके जहन में ऐसे ख्यालात आने लगे कि आप आम चीज़ों को, आम लफ्ज़ों को, आम शब्दों को या फिर साधारण सी बातों को आप इस अंदाज में पेश करने का हुनर सीख लेते हैं कि लोगों को भाने लगती है। यही हकीकत में यही शायरी है। हाँ, जो अपने अंदर से निकले, जो आप चीज़ों को प्रोड्यूस करें और अगर हम कहने में, बोलने में बड़े सहज और बड़े आसान से लगते हैं, लेकिन जब हम उसे अपनी लफ्ज़ों में पिरोएं तो एक जादूगरी का माहौल बना दे कि हाँ, कोई कुछ ऐसा जादू हो गया है। एक हमारा बहुत ही फेमस शेर है कि किया तूने सितम जितना बहुत है, किया तूने सितम जितना बहुत है, नहीं अब आजमा इतना बहुत है, और किसी की बेबसी जाने बिना ही किसी को बेवफा कहना बहुत है। ये पूरी गजल है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे शेर है कि निभा पाया नहीं वादा कभी मैं, मगर कोशिश किया इतना बहुत है। ये और भी इनसे शेर है, बहुत अच्छे अच्छे शेर है, लोगों ने बहुत पसंद किया है। जिस बज़्म को मैं बिलोंग करता हूँ, बज़्म शामे गज़ल, उन के सरपरस्त हमारे उस्ताद मुजीब सिद्दीकी, इस गज़ल में बहुत दाद दी उन्होंने और इनके कई शेर बहुत अच्छे उन्हें लगे। तो ये मुझे बहुत खुशी है कि मैं ऐसा लिख पाया हूँ। और भी कई ऐसे शेर है, कई ऐसे गज़ल है जो लोगों को बहुत पसंद आए हैं। अच्छा सर, जैसे आप लोग जब शायरी लिखते हैं जी, तो शायरी कहीं भी बैठ के लिखी जा सकती है या फिर कोई उसके लिए माहौल होना चाहिए? देखिए, शेर व शायरी का दरअसल वास्ता ये है कि वो आपके जहन में तारी होने लगती है, वो आपके जहन में उतरने लगता है कोई चीज़, और जब कोई चीज़ जहन में उतरने लगता है तो फिर आप उसे पन्नों में उकरने की कोशिश करते हैं। तो बस यही है, वो कब ख्याल में आ जाएगा ये कोई नहीं जानता है। मैंने बहुत बार ऐसी शायरी की है कि मैं रात में गहरी नींद में सो रहा हूँ, अचानक से मुझे ये ख्याल आ गया और मैं उठ के फिर कलम उठा रहा हूँ और फिर उसे अपने पन्ने में उकेर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ उसे। बहुत बार ऐसा हुआ मेरे साथ। तो इसका कोई ये नहीं है कि कब ये ख्याल आपके मन में आ जाए और आप चाहेंगे कि मैं दिन भर बैठ के कोई गज़ल लिखूं तो लिख लूं, ये ज़रूरी भी नहीं। और कभी ऐसा भी होगा कि आप 10 मिनट में पूरी गज़ल लिख लेंगे, ये कोई नहीं जानता है। सर, आपकी बहुत सारी किताबों में आपके ये गज़ल और शायरी लिखे भी गए हैं। जी जी। तो कुछ ऐसी बड़ी पत्रिकाएं हैं जहां पर आपकी गज़लें जो है संपादित हुई हैं? जी जी। दरअसल हमारे रेलवे में ही एक हमारा राजभाषा का सेक्शन है, तो वहाँ पे लेखन का कार्य होता है। हमारी गज़लें, हमारी नज़्म कई बार हमारे पत्रिका जो है, हमारे प्रगति, जो केवल हमारे खास तौर पे हमारे ऑफिसर्स के लिए ही वो तैयार होती है, तो वो जो है सो करीबन प्रायः हमारे गज़ल छपते हैं उनमें और पसंद करते हैं काफ़ी लोग मुझे। तो मैं रेल के लिए भी लिखता हूँ, रेल ने भी मुझे कई बार पुरस्कृत किया इन सब चीज़ों के लिए, और आगे भी मैं जुड़ा हुआ हूँ अपने राजभाषा क्षेत्र से। वहाँ जब भी मुझे ये कहा जाता है कि आप अपनी गज़ल भेजिए, छपनी है, तो मैं भेजता हूँ। अच्छा सर, जैसे एक चीज़ हमेशा कहा जाता है कि जो शायर होती है उनके जो गले होते हैं, गले की जो आवाज़ है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इसके लिए आप कुछ करते हैं अलग से या फिर जो डेली का रूटीन हम लोगों का, आम इंसान का होता है वही होता है? देखिए, शेर व शायरी जो है वो 2 तरीके से कही जाती है, एक तरन्नुम में, एक तहद में। तो ये ज़रूरी नहीं कि सभी शायर तरन्नुम में ही शेर पढ़ें,
या फिर ये जरूरी नहीं कि सभी शायर तहद में ही शेर पढ़े। जिनकी आवाज अच्छी होती है वो तरन्नुम में पढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं, और कुछ ऐसे भी शायर है जिनको ज्यादातर तहद में पढ़ते हुए देखा गया है। जैसे आप हमारे हिंदुस्तान की मशहूर शायरा हैं अंजुम रहबर, शबीना अदीब, ये लोग ज्यादातर तरन्नुम में अपने शेर पढ़ते हैं। और वहीं आपने एक तरफ देखा होगा मुनव्वर राणा साहब को, या फिर मरहूम शायर हमारे राहत इंदौरी साहब, ये लोग हमेशा तहद में पढ़े हैं शेरों को। तो ये भी बाकमाल रहे हैं और ये लोग भी बाकमाल, दोनों बेमिसाल। जी। तो सर ये तरन्नुम और तहद में डिफरेंट क्या है कि जैसे जिसे धुन में पिरोकर जो अपनी गजलों को, अपनी शेरों को पढ़े वो तरन्नुम है, और जिसे सादा सादा मतलब वो बिना तरन्नुम के जो पढ़ते हैं वो तहद में है। नहीं, अगर मान लीजिए कोई तरन्नुम की एक शायर आप या जी। फिर तहद का अगर एक दोनों अगर बता के बताएंगे तो थोड़ा जी सा। देखिए, जैसे मेरा एक शेर लिखा हुआ था, चार मित्र में सुनाता हूँ आपको कि कहानी कर दे पूरी जो वही किरदार बन जाओ, मेरे तन मन की बस तुम ही असल हकदार बन जाओ, बिना सांसों के एक पल चल नहीं सकती है ये जीवन, मेरे जीवन में वैसे ही मेरी दरकार बन जाओ। तो ये तरन्नुम में है। और अगर हम कोई शेर कहें जैसे कि जलाकर तेरी तस्वीर ये एहसास किया मैंने, जिंदगी में कोई काम बड़ा खास किया मैंने, और जिस इम्तिहान में हम फेल हुए थे कई बार उसी में फिर अव्वल दर्जे से पास किया मैंने। तो ये मिसरे जो है वो तहद में है। सर जैसे कि अगर आजादी से पहले की बात की जाए, जी जी राष्ट्रपिता जो कि आज है हमारे देश के गांधी जी, जी जी उन्होंने कहा था कि अहिंसा परमो धर्म। जी और बहुत सारे कवि हुए हैं जो कि चाहे रामधारी सिंह दिनकर जी हों, जी 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 जिन्होंने अपने कलम से आवाज उठाई जी जी देश के लिए, आजादी के लिए। जी जी और जो शायर होते हैं जो अपने कलमों से ही एक आम जनता की जो आवाजें हैं जी जी वो कहीं ना कहीं उठाते भी हैं जी जी और उनके प्रति लिखते भी हैं। जी। तो सर अगर आपके पास भी कुछ देश के लिए हो तो हाँ, बिल्कुल। 2 लाइनें हो जाएं। जी, राष्ट्रीय शेर भी हम कहते हैं, बहुत लोगों ने पसंद किया है। मैंने कुछ दिन पहले एक शेर कहा था कि टकराए जो दुश्मन तो सीना फाड़ देता हूँ, टकराए जो दुश्मन तो सीना फाड़ देता हूँ, और सरहद पे आए तो जिंदा गाड़ देता हूँ, और जिनके फलो फूल में हो जहर घुल गया उस दरख्त को ही जड़ से उखाड़ देता हूँ। तो वाह भाई क्या बात है। एक जब अभी हाल ही में हमारे देश में राफेल आया था तो मेरा ये शेर बहुत लोगों ने पसंद किया था कि अब हो नहीं सकता है तेरा मेरा मेल, अब हो नहीं सकता है तेरा मेरा मेल, और जीत नहीं सकता हुआ खत्म तेरा खेल, छक्के छुड़ा देंगे जो आए मैदान में, तुम सबके लिए काफी है मेरा राफेल। मेरा राफेल जी। और सर राफेल देश की आन बान शान बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत सौभाग्य है कि हमारे देश में राफेल जैसे आज हमारी सुरक्षा कर रहा है। जी बिल्कुल। और जैसा कि अभी जो पाकिस्तान के खिलाफ बीच में हुआ ऑपरेशन सिंदूर, उसमें भी बहुत अहम रोल निभाया। अभी मैंने ऑपरेशन सिंदूर पे भी लिखा था एक बहुत ही अच्छा वाकया, खासतौर पे पाकिस्तान के लिए ये चीजें लिखी थी। एक तंज था, ये किसी कोई बुराई नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सच्चाई है जो लोगों के सामने लानी चाहिए। और हम शायर जो भी कवि हैं वो देश की जो इज्जत है, आबरू है, उसे बचाने की कोशिश अपने कलमों से करते हैं, और जो चीजें कहीं गलत लगती है तो उनको भी लिखने की हिम्मत रखते हैं। मैंने अभी ये लिखा था पाकिस्तान के लिए एक तंज के, क्यों बिछाते हो जाल जरा बोलो, है कैसा अब हाल जरा बोलो, ओ आरिफ बिन बच्चे मरे हैं, हुए कैसे कंगाल जरा बोलो, जख्म औरों को तुमने दिया है, तेरे सर पे है काल जरा बोलो, ना दौलत ना शोहरत बची है, क्यों सुधारे ना चाल जरा बोलो, फकत खंजर जरूरी नहीं है जरूरी भी ढाल जरा बोलो, टूटेगी उन दरख्तों की टहनी, झुके जिसकी ना डाल जरा बोलो, बहुत खुश थे दुबई की फंडिंग से, कहाँ रखे हो माल जरा बोलो, कभी यूएस गए कभी चाइना,
गली फिर भी ना दाल जरा बोलो, चिड़िया घर से बेचे हैं शेरों को, महज रखोगे खाल जरा बोलो, और 400 के हैं किलो टमाटर, मिले फिर भी ना लाल जरा बोलो। और शेर इनका आगे है कि हरसू मातम सा छाया सन्नाटा, मिले आटा ना दाल जरा बोलो, हाय मरमर के सब जी रहे हैं, क्यों ना होता मलाल जरा बोलो, वहां भी है मुसलमान यहाँ भी, यहाँ सब हैं खुशहाल जरा बोलो, फिर ये तुमको हुआ क्या है भाई, क्यों हो इतने बदहाल जरा बोलो, घात तुम भेड़ियों से लगाते, पहन के सिंह का खाल जरा बोलो, मार कर तुम निहत्थों को भागे, बेशर्म हो कमाल जरा बोलो, और के पिया है दूध माँ का तो आओ, अगर हो माँ के लाल जरा बोलो, नोच कर खाएंगे तेरी बोटी, और बचेगी ना खाल जरा बोलो, मिटाया तूने सिंदूर जिसका, मिटाया तूने सिंदूर जिसका, बन के आएंगे काल जरा बोलो, रूप चंडी का धर आएंगी वो, लेके खड़गो कपाल जरा बोलो, न बलूची न सिखना मुल्तानी, है कौन तेरे नाल जरा बोलो, एक भी है क्या उत्तर तेरे पास, करे शोला सवाल जरा बोलो, क्यों सुधारे न चाल जरा बोलो, है कैसा अब हाल जरा बोलो। और सर आपकी ये जो शायरी थी आपकी, जी। सारी चीजें बयां कर रही है, और कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान अपना पड़ोसी मुल्क है जी और भारत का एक समझ लीजिए कि बेटा ही है, भारत से ही अलग हुआ है जी और अगर शायद ये कविता ही वो सुन ले तो उसे अपनी हकीकत का पता। जी बिल्कुल, मैंने ऐसी कोई बात नहीं लिखी जिससे पाकिस्तान को बुरा लगना चाहिए, क्योंकि इसमें सारी बातें हकीकत सच्चाई लिखी हुई है। इसमें सच्चाई और तो सच्चाई हमेशा बुरा लगता ही है। जी 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 बिल्कुल सही बोल रहे हैं ये चीजें हैं। सर आपकी जो शायरी है, आपकी जो गजलें हैं जी, उसका हर कोई फैन है, हर किसी को पसंद आती है और दिल को भी छूती है। एक गजल के 2-4 शेर पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि लगा इल्जाम जो मुझ पर गलत है, लगा इल्जाम जो मुझ पर गलत है, किया बदनाम भी उस पर गलत है, और इशारे पर तेरे था जान हाजिर, इशारे पर तेरे था जान हाजिर, चलाया पीठ पर खंजर, गलत है। ये लोगों ने मेरे इस गजल के शेर को बहुत पसंद किया है। इसमें और भी अच्छे अच्छे शेर हैं, और भी कई हमारे गजल हैं जो लोग बहुत पसंद करते हैं। एक ऐसी गजल मैं आपको सुना रहा हूँ जो रूहानियत भी है और आशिकाना भी उसमें शेर मिलेंगे। जैसे इनायत बस यही मुझ पर मेरे सरकार हो जाए, दिखाई जो नहीं देता वही दीदार हो जाए, भंवर में हो मेरी हस्ती, भंवर में हो मेरी कश्ती, मिटे भी ना मेरी हस्ती, तुम्हारा नाम लूं मैं और बेड़ा पार हो जाए। इसका शेर है कि हो टूटा हुआ खंजर, नहीं टूटा मेरा दम हो, मुसीबत में मेरा ये हौसला हथियार हो जाए। और इसके शेर है कि जीव में जिंदगी ऐसे, भुला कोई नहीं पाए, रहूं जिंदा यहाँ मरकर वही किरदार हो जाए, वही किरदार। इनायत बस यही मुझ पर मेरे सरकार हो जाए, इनायत बस यही मुझ पर मेरे सरकार हो जाए, दिखाई जो नहीं देता वही दीदार हो जाए, और भंवर में हो मेरी कश्ती, मिटे भी ना मेरी हस्ती, भंवर में हो मेरी कश्ती और मिटे भी ना मेरी हस्ती, तुम्हारा नाम लूं मैं और बेड़ा पार हो जाए। इसमें बहुत और शेर अच्छे अच्छे हैं कि हो टूटा हुआ खंजर, नहीं टूटा मेरा दम हो, मुसीबत में मेरा ये हौसला हथियार हो जाए। और इसके शेर है कि जीव में जिंदगी ऐसे, भुला कोई नहीं पाए, रहूं जिंदा यहाँ मरकर वही किरदार हो जाए। जीव में जिंदगी ऐसे, भुला कोई नहीं पाए, रहूं जिंदा यहाँ मरकर वही किरदार हो जाए, और मदद करना मेरा इतना, नहीं छोड़ूं कभी नेकी, मदद करना मेरा इतना, नहीं छोड़ूं नहीं कभी नेकी, और हराना जो मुझे चाहे उसी की हार हो जाए। चला ले तीर तरकश के सभी जो पास हैं तेरे, नहीं है तीर कोई इस जिगर के पार हो जाए। इसके और भी शेर है कि मैं इसमें मक्ता पढ़ना चाहूँगा कि मोहब्बत को समझते खेल हैं, मोहब्बत को समझते खेल हैं, ये जंग है शोला, लड़ाई जीतनी जिनको ज़रा होशियार हो जाए। इनायत बस यही मुझ पर मेरे सरकार हो जाए,
दिखाई जो नहीं देता वही दीदार हो जाए। क्या बात है सर। बहुत शुक्रिया सर कोई शायरी आजकल के युवाओं के लिए, खासकर जो प्यार में एक दूसरे के लिए। एक शेर था कि इतनी बेबसी अच्छी नहीं, इतनी बेबसी अच्छी नहीं, इतनी बेबसी अच्छी नहीं, गम में मैं कशी अच्छी नहीं, इतनी बेबसी अच्छी नहीं, गम में मैं कशी अच्छी नहीं, एक उस बेवफा के वास्ते तेरी खुदकुशी अच्छी नहीं। शुक्रिया। क्या बात है सर, आपकी शायरी सीधा दिल को छूती है इतनी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। टूटे आशिकों के लिए भी है कुछ? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तो एक दो उनके लिए भी हो जाए, उनकी भी दर्द जो अभी मेरी नई गजल मैंने भी कहीं पढ़ी नहीं है, लेकिन मैं उनके एक दो शेर सुना देता हूँ उनको आपको कि बिल्कुल बिल्कुल सर। इश्क क्या है समझ ही सका कौन है, इश्क क्या है समझ ही सका कौन, इश्क क्या है समझ ही सका कौन है, खेल ये इश्क वाला रचा कौन है जहर इश्क कोई दवा तो नहीं, है जहर इश्क कोई दवा तो नहीं, इश्क करके यहाँ पर बचा कौन है। हाँ, इश्क करके यहाँ पर बचा कौन। लैला मजनू तक जो कहानी जी बिल्कुल है, बड़ी इश्क की जो गहराई है, जो सच्चाई है, वो लैला मजनू हीर रांझा ऐसे कई हमारे। अच्छा सर, एक चीज कहा जाता है कि अगर आपको शायर बनना है तो आपकी जिंदगी में दिल टूटना आपका जरूरी है, आपको प्यार में धोखा मिलना जरूरी है, क्या ये सच्चाई? देखिए, प्यार मोहब्बत इश्क ये सब चीजें अलग अलग है, और बहुत चीजें ऐसी है कि आपको कोई दिल तोड़ेगा नहीं, खुद ब खुद आप टूट जाएंगे। जब आप किसी से प्यार कर लेंगे तो प्यार पे आपका इख्तियार नहीं होता है। आप किसी लड़की से प्यार कर लें तो ये जरूरी नहीं कि वो भी आपको प्यार करे, उस पर आपका कोई इख्तियार नहीं होता है। तो ये चीजें आदमी को कभी कभी तोड़ देती है, या फिर कभी वो हासिल नहीं कर पाता है। तो ये सब चीजें उनके जहन से कौनती है कि कुछ ना कुछ चीजें लिखी जाए, है ना। तो इसके लिए सर आशिक मतलब दिल टूटना जरूरी नहीं है नहीं, शायर बनने के लिए? दिल टूटना जरूरी नहीं है, बहुत सारी अच्छी चीजें भी है, अच्छे ख्याल भी आते हैं, अच्छी चीजें भी लिखी जाती है अपने महबूब के लिए, अपने प्यार के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी लिखी जाती है। और एक तरफ इसका डार्क साइड है तो एक तरफ ब्राइट साइड भी है। कुछ चीजें इसकी मोहब्बत में बाकमाल होती है, बहुत खूबसूरत होती है, बहुत अच्छी जिंदगी जीते हैं वो लोग जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है, ये सब चीजें भी दिखी जाती है। हाँ, शायर एक जो होता है वो अपनी कलम से सब कुछ बयां कर देता जी है। बिल्कुल, बिल्कुल। और सिक्के के दो पहलू तो होते ही है। जी बिल्कुल। सर आपकी शायरी तो देश की आन बान शान बहुत ही बढ़ा रही है, और अभी पिछले 500 साल से हमारे जो पूर्वज थे उनके लगातार मेहनत और संघर्ष, न जाने कितनी पीढ़ियां थी जो कि इसी आशा में अपने बलिदान कर चुकी, अपनी जो है जिंदगी बर्बाद कर दी कि राम मंदिर बने जी। और अब जाके आज हमारे सामने, आपके सामने राम मंदिर बनी। हम लोग बहुत भाग्यशाली इंसान हैं। जी जी। तो अगर राम मंदिर पे कुछ हो जाए? जी बिल्कुल। देखिए, राम जो है वो एक आदर्श का प्रतिरूप है, इसमें कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है। अगर कोई भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी चाहे तो राम का जो आचरण है उनसे सीख सकते हैं, उनके आदर्शों पे चल सकते हैं। इसमें हमारे देश में हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है, वो एक अच्छाई का प्रतिमान है, एक मॉडल है हम लोगों के लिए। तो कहीं ना कहीं उनको हमारे देशवासी को समझना चाहिए और आज एकजुट होकर उनका सम्मान करना चाहिए। मैं भगवान श्री राम प्रभु के शान में बस 2 लाइन में कहना चाहूंगा, आप उनसे समझ जाएंगे कि उन्होंने अपने जीवन में क्या किया है। कि रिश्ते नाते राज भी त्यागे, रिश्ते नाते राज भी त्यागे, आसान नहीं ये काम है, और काम क्रोध मदमोह को जीता तब मर्यादा राम है। और प्रभु श्री राम के कहानियां तो हर किसी के दिल में बसती है जी। और अगर खासकर देखा जाए तो आज का जो जमाना है, भाई भाई में जरा सी बातों पे जो है लड़ाइयां होना, और एक वो भी थे कि जहाँ पे भाइयों के लिए अपनी पूरी जो है जिंदगी उन्होंने जंगल में बिताई। अगर सारी कहानी देखा जाए तो भाई के लिए ही उन्होंने सारा कुछ किया। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वनवास को आप देखिए, सारी अगर हमारे राम के आदर्श को ही समझा जाए और राम के आदर्श को समझ ले तो हमारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान कभी नहीं लड़ाई करेगा, एक दूसरे, क्योंकि वो एक दूसरे के भाई हैं।
तो वो भाई बन के अगर निभाना चाहेंगे तो फिर हमारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान बहुत आगे जाएगा, और हम इसके आशा और उम्मीद करते हैं जी। तो आज की शाम सर के साथ बहुत ही खास थी और आप लोगों को भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा सर की शायरी से, सर के अल्फाजों से। और सर ने इस शाम को बहुत ही खूबसूरत बनाया, चार चांद यहाँ पे लगाया अपने अल्फाजों से। सर, हमारी ऑडियंस को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो एक युवा है जो अपने कैरियर में कुछ करना चाहता है, या फिर वो एक ऐसा अभी जनरेशन जहाँ पे आपके जैसा शायर बनने का उनका जो एक सपना है, उनके लिए अगर कुछ लाइनें हो? देखिए, शेर व शायरी बहुत ही अच्छी फन है, और मैं ये चाहूँगा कि अगर आपको ये भाती है, ये समझ में आती है, आप इसको लिखना चाहते हैं, आप इसे सुनना चाहते हैं, तो फिर आप कलम उठा सकते हैं, और इसके लिए बहुत ज़्यादा वक्त देने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें जब भी आपके माइंड में कुछ ख्याल आए और आप उसको लिखना चाहें तो फिर लिख सकते हैं। अगर आप इन सब चीज़ों को बाकायदा सीखना चाहते हैं तो आपके जीवन में कोई ना कोई एक उस्ताद होना चाहिए जो आपको सही गाइड कर सके, और ताकि आपकी शायरी जो है वो और निखर कर सामने आए। हाँ, उसमें मिठास हो। जी, वो असरदार होनी ज़रूरी होती है। लिखने को तो बहुत सारे लोग लिखते हैं, लेकिन जब लफ्ज़ों में आपके जादू जब दिखने लगे तो समझ लीजिए आप शायरी कर रहे हैं। हाँ, तो उसके अर्थ के, एक शब्द के अर्थ अनेक जी, और उसके मायने भी बहुत सारे हो। जी। तो सर, जो युवा जनरेशन के लिए मैसेज की, बस यही हमारा मैसेज है कि आप जो भी काम कर रहे हैं आप कीजिए, लेकिन इसके साथ साथ आप अपने पैशन को ना भूलें, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी को ताज़ा बनाए रखती है, ज़िंदगी को हमारी खूबसूरत बनाए रखती है। इसीलिए मैं अपने युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि आप जो भी काम करते हैं उन्हें भी शिद्दत से करें, और कहीं ना कहीं जो आपका शौक़ है, आपका ज़ौक़ है, उसे भी पालें, उसे भी आगे बढ़ाएं। और इसका जीता जाता उदाहरण आपके सामने सर बैठे हुए हैं, जो कि आज प्रेजेंट टाइम में एक स्टेशन अधीक्षक के साथ साथ बहुत ही मशहूर शायर भी हैं। तो सर, आप आज हमारे साथ अपना एक कीमती समय निकाले और हमारे साथ जो है हमारी जो ऑडियंस है उन्हें अपनी जो बातें हैं, अपनी जो भावनाएं, अपनी अल्फाजों से कहीं ना कहीं संवारा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप हमारे साथ आज आए, और यहाँ से ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने को मिला, और खासकर जो युवा हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, कहते हैं कि ज़िंदगी में कुछ मुश्किल नहीं है, बस आपके अंदर हुनर होना चाहिए, आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। और सर आपके सामने है कि एक जॉब के साथ जो उनके अंदर हुनर था, आज उस चीज़ को भी लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो इस कहानी में सर की जो कहानी थी बहुत ही दिलचस्प थी, और आप सभी को मज़ा आया होगा। तो इस कहानी को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ नई पॉडकास्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।